नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है शो में। नमस्कार याद करने के लिए आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सरकार को घेर रहा था। अब सरकार चर्चा के लिए तैयार भी है। सोमवार से लोकसभा में चर्चा की शुरुआत होगी। राजनाथ सिंह भी इसमें चर्चा में भाग लेंगे। तो सर विपक्ष राहुल गांधी क्या चर्चा चलने देंगे? हालाँकि कह रहे हैं कि चलने देंगे और अपने आप को बहुत दमदार भी बता रहे हैं। नहीं, दमदार तो वो बहुत हैं। इसमें तो कोई किसी को संदेह होना नहीं चाहिए। उनकी दमदारी का ही तो ये आलम है कि कांग्रेस पार्टी जब से उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली है, तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों को लगातार जितवा रही है। करीब-करीब 90 से ज़्यादा चुनाव वो अपनी दमदारी की वजह से ही दूसरे दलों को जितवा चुके हैं और उनकी सरकार बनवा चुके। ले दे करके 3 राज्यों में तो उनकी सरकारें बची हैं, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में 2 सरकारों में वो घुसे हुए हैं, एक तमिलनाडु और एक झारखंड की। बाकी तो उनकी दमदारी का ही नतीजा है कि अ, तीसरी बार भी लोकसभा चुनाव में 100 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी छू नहीं पाई। इसके अलावा इतने लोग अब तक, इतने बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके और अभी भी ये जो पलायन है, ये जो भगदड़ है, ये रुकी नहीं है। तो ये जो बड़बोलापन है, ये जो शेखी खोरा है कि साहब प्रधानमंत्री तो बेदम है, उनमें तो कोई दम ही नहीं है। और ये तो चूंकि खानदानी है, ये नेहरू के नाती हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं, राजीव गांधी के बेटे हैं, सोनिया गांधी के बेटे हैं। तो इनसे बड़ा दमदार तो कोई पूरे देश में और दुनिया में, पूरी कायनात में नहीं है। दुनिया भी छोड़ दीजिए, तीनों लोकों में इनसे शक्तिशाली कोई नहीं है। तो ये जो वहम के शिकार हैं, यही चौपट किए दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। आपने चर्चा की है कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम जेनोसाइड पर चर्चा शुरू होगी और सोमवार को राज्यसभा से इसकी चर्चा की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री 4 दिन के विदेश दौरे से लौट रहे हैं, ब्रिटेन और मालदीव के दौरे से। और आज जानकारी ये मिली है कि चर्चा की शुरुआत जरूर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हस्तक्षेप करने वाले हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी। तो जाहिर है, एक सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप करेंगे, बोलेंगे, और दूसरे सदन में गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। और मुझे लगता है कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं। और जब किसी विषय पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो फिर ये जो दमदार लोग हैं, इनके लिए कुछ रह नहीं जाता है, कोई गुंजाइश बचती नहीं है। ये हमने 2014 से अब तक जो राष्ट्रपति का भाषण होता है, अभिभाषण होता है दोनों सदनों के लिए, उसमें जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है सरकार के द्वारा, उसका चर्चा का जवाब देते हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, तो ये हमने बार बार देखा है। ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं इनकी, और ये बार बार गलतियां करते हैं क्योंकि इनकी जो स्किन है वो इस तरह की खुराक मांगती रहती है। बहुत जाने अनजाने में ये लोग, वो एक कहावत है ना कि आ बैल मुझे मार, जी। तो ये बार बार प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि आओ मोदी जी, हमें धो धो करके मारो, हमें पटक पटक करके मारो। तो वो आते हैं तैयारी के साथ, वो फिर बताते हैं पूरे देश को और दुनिया को कि इनके क्या कारनामे हैं अतीत के, और हमारा जो ये 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये किस तरीके का है, हमने क्या किया है, इन्होंने क्या क्या कारनामे कर रखे हैं। अभी मैं एक शो में था और वहाँ हमारी इसी पर चर्चा चल रही थी। एक्चुअल में आज एक और रिकॉर्ड कायम हुआ है। ये रिकॉर्ड ये है कि निरंतरता में प्रधानमंत्री के तौर पर जो कार्यकाल है जी, वो जी। अब नरेंद्र मोदी का इंदिरा गांधी से 1 दिन अधिक हो गया। यानी अभी उनके आगे नेहरू हैं,
निरंतरता में उनका एक रिकॉर्ड है कि वो इतने दिन प्रधानमंत्री रहे। दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी हुआ करती थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं। अब वो दिन भी दूर नहीं है, वो समय भी आएगा जब नेहरू भी पीछे छूटेंगे और नरेंद्र मोदी चौथी बार इस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। ऐसा जन जन का विश्वास है। इनका वश चले तो ये 2014 में भी ना बनने देते। 2019 में तो बड़ी उम्मीद से थे कि हो गया 5 साल का इनका, वापसी तो हमें ही करनी है। लेकिन तब उनको 2014 से भी बड़ा जनादेश मिल गया, 303 सीटें तो अकेले बीजेपी को मिल गई। फिर इन्होंने सारे घोड़े दौड़ाए और देश के भीतर भी देश के बाहर भी जितने मोदी के दुश्मन हो सकते हैं सबको इकट्ठा किया और जितना ये हलकारा और पूरा शोर मचा सकते थे मचाया, लेकिन उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं पाए। अब ये जो कांड हुआ जिस पर अब चर्चा होने जा रही है, जी। और दोनों सदनों में ही, अब पहले तो ये था कि राज्यसभा में 9 घंटे होगी और लोकसभा में 16 घंटे होगी, कुल मिलाकर के 25 घंटे होगी। लेकिन अब दोनों सदनों में 16-16 घंटे होगी। यानी बोलो जितना बोलना है और कितना बोल सकते हो जरा देश भी देख ले, क्योंकि बहुत इनको क्रेज है इस बात का कि साहब फला विषय पर चर्चा कराओ, नहीं तो हम सदन नहीं चलने देंगे। मत चलने दो, जब एक टाइम तय हो गया तो अब आ जाओ मैदान में। अब प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी और रक्षा मंत्री भी, और जब ये तीन तीन चेहरे खड़े होकर के इनके चिथड़े उड़ाएंगे, यानी नेहरू के भी, इंदिरा गांधी के भी, राजीव गांधी के भी, पीवी नरसिम्हा राव के भी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के भी, तब इनकी समझ में आएगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है इनको ललकार करके। क्योंकि आजादी के बाद से ही इनका जो कलंकित इतिहास रहा है, एक तो इस देश का जो बंटवारा हुआ है वो किस कीमत पर हुआ है, कितने लोगों के पलायन की इन्होंने, कितने लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया भारत की भूमि से पाकिस्तान की तरफ, और जो पाकिस्तान बना वहां से जो पलायन हुआ हिंदुओं का और दूसरे लोगों का हमारे देश की तरफ, इतना बड़ा पलायन अपनी जड़ों को छोड़ करके, अपने पड़ोस को छोड़ करके, अपनी मिट्टी को छोड़ करके, सब कुछ संपत्ति को त्याग करके नई जगहों पर जाकर के पैर जमाना, अपनी पहचान बनाना, अपने अस्तित्व की रक्षा करना, ये कितनी बड़ी त्रासदी है, दुखद त्रासदी है। ये बहुत सारे लेखकों ने लिखा है, खुशवंत सिंह से लेकर के अमृता प्रीतम और बहुत सारे लोगों ने लिखा है, और बहुत सारे इतिहासकारों ने वो त्रासदी, एक फिल्म भी आई थी गर्म हवा करके, उसमें भी वो सारी चीजें थी। तो इतनी बड़ी त्रासदी क्यों? क्योंकि नेहरू को भूख थी प्रधानमंत्री बनने की। जिन्ना भी भूखे थे एक राष्ट्र का प्रमुख बनने के लिए, इसलिए दो टुकड़े कर दिए गए, भुजाएं काट दी गई। एक नीचे बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था तब, और एक पश्चिमी तरफ जो पाकिस्तान बना, यानी पश्चिमी और पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में भारत की दो भुजाएं काट दी गई। और ऊपर जो मस्तक था वो नेहरू ने चीन के हाथों गिरवी रख दिया। नीचे की एक भुजा, कंधा, जो तिब्बत के रूप में था, वो चीन को प्लेट में रख करके दे दिया गया। इसके अलावा यूएनएससी में जो सीट भारत को मिल रही थी वो चीन को दे दी गई। अक्साई चीन से लेकर के तमाम इलाके या तो पाकिस्तान ने दे दिए या नेहरू जी ने ये कहते हुए दे दिए कि ये तो बंजर भूमि है, यहाँ तो कुछ होगा नहीं, इसका हम क्या करेंगे, चीन अगर ले भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उनके नाती जो 62 का युद्ध हारे थे नेहरू, उसके बाद पूरा देश, हमारी सेनाएं जिस तरीके से अवसाद में चली गई थी, और खुद नेहरू भी अवसाद में चले गए थे, और 2 सवा 2 साल के भीतर उनकी मृत्यु भी हुई उसी कारण। क्योंकि 50 के दशक में जो
चीन में हमारे राजदूत थे, उनकी जो चिट्ठी पत्री आ रही थी, उसकी जो भाषा शैली थी, उसको लेकर के सरदार पटेल ने नेहरू को एक खत लिखा था और ये कहा था कि मुझे तो संदेह है कि ये हमारा राजदूत है चीन में, ये तो चीन की भाषा बोल रहा है। तो उसके जवाब में तिब्बत के संदर्भ में था, तो सरदार पटेल ने कहा कि मुझे आशंका है कि चीन कहीं पूरे तिब्बत को कब्जा ना कर ले। तो नेहरू ने उनको बल्कि उल्टे चिट्ठी लिख करके ये दावा कर दिया कि चीन ऐसा कुछ नहीं करेगा, चीन युद्ध भी नहीं करेगा और आपको वहम है, या इस तरह की लैंग्वेज का यूज। और उसके बाद जो कुछ हुआ है वो ऐसा काला सच है हिंदुस्तान का। वो दो ही टाइम भारत को चोट लगी। एक 62 में जब चीन ने एक बड़ा हिस्सा कब्जा लिया, भारत की सेना भी हारी क्योंकि तैयारी नहीं थी और नेहरू के दिमाग में तो ये घुसा हुआ था कि मैं तो कबूतर उड़ाऊंगा इससे, इस तरफ से और उधर से भी कई कबूतर सफेद आएंगे उड़ते हुए, कोई युद्ध नहीं होगा। एक 62 में और दूसरे इससे पहले जब देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान की तरफ से कबाइलों के पीछे पाकिस्तानी सेना ने अटैक किया था और जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने कब्जा लिया था। दोनों बार नेहरू ही प्रधानमंत्री थे और दोनों बार भारत की बहुत बड़ी जमीन, बहुत बड़ा भूखंड, हमारी मातृभूमि का, वो टूट करके पाकिस्तान और चीन के कब्जे में चला गया। उन्हीं के नाती राहुल गांधी बेशर्मी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कितने जेट गिरे हैं, जबकि दुनिया जानती है, केवल भारत नहीं और भारत का विपक्ष नहीं, कि पहलगाम जेनोसाइड के बाद भारत ने जो पाकिस्तान पर अटैक किया या ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें पाकिस्तान की हालत क्या करती थी। 6-7 मई की रात को इनके 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिनमें जैश, लश्कर और हिजबुल के हेडक्वार्टर मोरीद के बहावलपुर और सियालकोट में थे। और 9-10 मई की रात को इनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम, इनके 13 एयर बेस, इस कारदू से लेकर के और नीचे तक, वो ध्वस्त कर दिए और इनके ड्रोन से लेकर के मिसाइलें तक, जहाज तक, वो सब गिरा दिए। और ये नरेंद्र मोदी से पूछते हैं, प्रधानमंत्री से पूछते हैं हमारे कितने जेट गिरे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके जो आका थे, जो इनके पूर्वज थे, और इनको ये नशा है इस बात का कि हमारे खानदान में 3-3 प्रधानमंत्री हुए और तीनों भारत रत्न भी हुए, क्योंकि भारत रत्न तो एक ही परिवार में पैदा होते हैं। तो इनको ये लगता है कि राज करने का तो अधिकार हमारे पास है, ये चाय वाले का बेटा कहाँ से आके बैठ गया और देश की जनता इनको हटने ही नहीं दे रही है। तो ये अब समय आ गया है। ये जो रायता फैला रहे थे चीन के इशारे पर या पाकिस्तान के इशारे पर, या डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ, मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जो बकवास की है उन्होंने, जितनी बार भी मुंह खोला है उतनी बार ही भारत के बारे में कुछ ऐसा कहा है कि इनको एक मौका मिल गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करने का। अब ये मांग कर रहे थे कि जब इस पर चर्चा हो तो प्रधानमंत्री सदन में बैठे आकर के और चर्चा का जवाब दें। अरे भाई, डिफेंस मिनिस्ट्री का मामला है या होम मिनिस्ट्री का मामला है या विदेश मंत्रालय का मामला है ना, 3 विदेश मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, डिफेंस मिनिस्टर भी है, देंगे वो जवाब। लेकिन जब प्रधानमंत्री फ्रंट फुट पर खेलते हैं आकर के, तो वो बताते हैं फिर अपने विरोधियों को कि तुम लोग तो निगाह मिलाने के काबिल भी नहीं हो, जबान खोलने के भी काबिल नहीं हो। ऐसे ऐसे काले अध्याय लिखे हुए हैं तुम्हारे पूर्वजों ने कि उनको अगर हमने बस खोलना शुरू कर दिया तो भागते मिलोगे। तो वही कुछ सदन में होने जा रहा है। आपने सर जो पिक्चर पोर्ट्रेट की है उससे तो लग रहा है कि ये जो बहुत अपने आप को दमदार बता रहे हैं, इनका तो दम निकल जाएगा। और सर
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग लाने की तैयारी चल रही थी, उसका प्रस्ताव भी लोकसभा से स्वीकार कर लिया गया है। ऐसे में लोकसभा का क्या दृश्य होगा, क्योंकि जस्टिस वर्मा को लेकर तो इतना बड़ा खेल हो गया, उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा। राज्यसभा ने उसको खारिज किया है, जो विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव आया था, और लोकसभा में ही उसकी चर्चा आरंभ होगी। इसके बारे में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। और मोदी सरकार संदेश और संकेत भी यही देना चाहती थी देश को, दुनिया को, कि अगर जुडिशियरी में इस तरह का भ्रष्टाचार है, अगर किसी के घर पर नोटों के पहाड़, नोटों के बंडल और बोरे मिल रहे हैं, तो ऐसी जुडिशियरी को, ऐसे जजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के इतिहास में शायद ये एक या दूसरी बार है जब किसी जज के खिलाफ पार्लियामेंट में महाभियोग लाया गया है। अब धनखड़ साहब ने जो किया है उस पर तो मैं क्या टिप्पणी करूं। उनका एक अपना स्थान भी रहा है, एक सम्मान भी रहा है। सब लोग उनके प्रति एक आदर का भाव रखते रहे हैं। उनका कुल मिलाकर के राज्यपाल का जो कार्यकाल था पश्चिम बंगाल में, वो बहुत अच्छा था, बल्कि शानदार था। एज उपराष्ट्रपति भी उनकी जो शुरुआत थी वो बहुत ही अच्छी थी। उनको लाया भी इसीलिए गया था कि वो आएंगे और यहाँ राज्यसभा में जो एक अजीबोगरीब माहौल बना दिया गया है विपक्षी दलों के द्वारा, हंगामे ज़्यादा होते हैं, चर्चाएं कम होती हैं, उसको नियंत्रित करेंगे। लेकिन पता नहीं किस तुनक मिजाजी में आकर के उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज चौहान को आईसीआर की बैठक में खरी खरी सुना दी थी। कृषि मंत्रालय ने ही उनको बुलाया था, उसमें कृषि मंत्री भी थे, और शिवराज सिंह चौहान को पता नहीं किस तुनक मिजाजी में उन्होंने उस दिन बहुत उल्टा सीधा कह दिया, आपके लिए एक एक पल भारी है, और जो वादे किए थे किसानों से वो सरकार ने पूरे किए हैं कि नहीं किए हैं, नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए हैं। ये लैंग्वेज किसी उपराष्ट्रपति की हो नहीं सकती है। नंबर 2, अगर आपको यही सब करना है, यही सब, और सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, कई बार मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अटल जी की सरकार, और कई बार के सांसद, कई बार के विधायक और विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए शिवराज सिंह चौहान, बहुत ही हम्बल किस्म के, इतने बढ़िया आदमी, आप उनके बारे में इस तरह की लैंग्वेज का मुझे लगता है कि वहां से शुरुआत हो गई थी। इसके बाद बहुत सारे किस्से कहानियां अब निकल करके आ चुके हैं। वो कहते थे कि मेरा प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर है, मैं प्रोटोकॉल के मामले में नंबर 2 हूं। फिर कहते थे एक विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि मेरा जो स्वीट है वो, जो प्राइम मिनिस्टर जाते हैं विदेशों में तो उनसे कम नहीं होना चाहिए। एक बार राज्यसभा टीवी के एडिटर्स और कर्मचारी स्टाफ की मीटिंग में उन्होंने कह दिया कि राज्यसभा टीवी चैनल तो है ही उपराष्ट्रपति के लिए, इसमें प्रधानमंत्री को उतना ना दिखाया जाए, प्रधानमंत्री के लिए तो डीडी न्यूज है ना। इसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि तमाम सरकारी दफ्तरों में, मंत्रालयों में, जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के फोटो लगते हैं, एक फोटो उनका भी होना चाहिए, प्रोटोकॉल में ये जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो फ्लीट चलती है मेरे साथ, उसमें उतनी ही गाड़ियां होनी चाहिए जितनी प्रधानमंत्री के काफिले में होती हैं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे कई बार लगता है कि 60 से ऊपर के हो गए थे तो कुछ जो एक होता है कि सठिया जाना, कुछ वैसा आलम था, और ये होना नहीं चाहिए था। क्योंकि प्रधानमंत्री की फ्लीट अगर है, उसमें अगर सुरक्षा से संबंधित एसपीजी की गाड़ियां हैं या दूसरे आपके सीआरपीएफ और दूसरे और जो लोकल पुलिस होती है उनका एक पूरा काफिला होता है, तो वो उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। हमने 2-2 प्रधानमंत्री खो रखे हैं। इंदिरा गांधी को तो पद पर रहते हुए उनके सुरक्षा कर्मियों ने मार डाला था। राजीव गांधी को श्री पेरुम्बदूर में जब वो जनसभा को संबोधित करने के लिए गए थे तो वहां पर लिट्टे के आतंकवादियों ने उनको उड़ा दिया था, आत्मघाती दस्ते ने। तो देश के प्रधानमंत्री के
की सुरक्षा कितनी अहम है ये सबको पता होना चाहिए, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति का काम क्या है? उपराष्ट्रपति का तो सिर्फ इतना काम है कि वो चूंकि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं तो राज्यसभा की कार्रवाई को संचालित करें। इससे ज्यादा अपेक्षाएं पाल लेना, उनसे ऊपर जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का, वहां इस समय द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई है। वो शख्सियत जो डाउन टू अर्थ है, जिनको कोई सुविधा नहीं चाहिए, और जो उड़ीसा में अगर जगन्नाथ मंदिर जाती हैं तो 2-2.5-3 किलोमीटर पैदल चल करके जाती हैं, अपनी गाड़ी सब कुछ पीछे छोड़ देती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे तो वहां तक पैदल चल करके जाना है, मैं तो भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से बस माथा टेकने के लिए और पूजा अर्चना के लिए जा रही हूँ। तो आपको राष्ट्रपति से भी, उनकी सादगी से भी कुछ नहीं सीखना, आपको प्रधानमंत्री की सादगी से भी कुछ नहीं सीखना है। और आपको ये गलतफहमी हो गई है कि प्रोटोकॉल तो आपका बहुत ही हाई है। तो ये जो दिमाग में गलतफहमी थी, और उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल थे, उन्होंने जैसे ही उनकी कमजोरी का पता चला तो उनको, और वो कहते हैं ना कि चने के झाड़ पर चढ़ाने का काम, तो वो किया। और किस तुनक मिजाजी में, किस गलतफहमी में उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष के द्वारा लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया और पढ़कर के भी सुना दिया। इसके बावजूद के जो 3 मंत्री थे, जेपी नड्डा जो सदन के नेता भी हैं, किरण रिजिजू और मेघवाल साहब, तीनों ने उनको संकेत दिए थे कि ये बहुत आत्मघाती होगा, क्योंकि किरण रिजिजू पहले ही घोषणा कर चुके कि सर्वसम्मति बनाई जा रही है, पक्ष विपक्ष के सांसदों के सिग्नेचर एक स्थान पर कराए जा रहे हैं, लोकसभा में सरकार इनिशिएट करने जा रही है, एक संदेश देना चाहती है जुडिशियरी को, और वहां से पारित करने के बाद फिर राज्यसभा की स्वीकृति के लिए आएगा। लेकिन धनखड़ साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो स्वीकार करूंगा। अब स्वीकार करोगे तो फिर वही भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री इतने नाराज हुए, उन्होंने राजनाथ सिंह को फोन घुमाया और राजनाथ सिंह एक दफ्तर में बैठ गए पार्लियामेंट में, और जितने सांसद थे लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा के ज्यादा, क्योंकि राज्यसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी थी इनके खिलाफ, सिग्नेचर कराए गए। और राज्यसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनको मैसेज दे दिया कि आप रिजाइन करिए, नहीं तो कल आपको राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करके, पारित करके हटा दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का भरोसा आपने तोड़ दिया है, खो दिया है। आप और कोई बड़ा संकट खड़ा करें सरकार के लिए, इससे अच्छा है कि आप जाएं। तो उसके बाद ये जाकर के राष्ट्रपति भवन बैठ गए। राष्ट्रपति को भी अंदाजा नहीं था कि बिना टाइम लिए ये इस तरीके से आके बैठ जाएंगे। तो राष्ट्रपति तो अपने नाइट सूट में आ गई थी। फिर उन्होंने जो है, चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है राष्ट्रपति का, तो अपनी ड्रेस चेंज की, उसमें 20-25 मिनट लग गए। फिर वो अपना कपड़े वगैरह डाल करके प्रॉपर, और फिर इनके पास आई, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया। ऊपर से राष्ट्रपति को कहा गया कि एक्सेप्ट करिए, क्योंकि इनको विदा करना है। और उसके बाद फिर सब जानते हैं कि क्या हुआ है। तो अब सरकार बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। सर, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन राहुल गांधी, इन्हें एक नया ज्ञान और मिला है। एक तो इन्हें ये गलतफ़हमी हो गई कि दम इनके अंदर है और बाकी के लोग जो हैं सब बेदम हैं। अब ये कह रहे हैं कि इनका जो सम्मेलन था, भागीदारी न्याय सम्मेलन, वहाँ पर इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी और मेरे काम में कमी रह गई। मुझे ओबीसी वर्ग की जिस तरीके से रक्षा करनी चाहिए थी, मैंने नहीं की। अब मुझे गहराई से इस मुद्दे का पता चला है, तो अब मैं जातिगत जनगणना करवा देता हूँ। ये नया ज्ञान जो आया है, ये आगे चल के क्या रूप लेगा सर? राहुल गांधी ने पहला चुनाव लड़ा था 2004 में अमेठी से।
सांसद बन गए थे, दूसरा, तीसरा, चौथा चुनाव फिर 2019 में अमेठी से भी और वायनाड से भी। अमेठी से हारे, वायनाड से जीत करके लोकसभा पहुंच गए। ये ज्ञान 2019 तक या 2024 से पहले तक क्यों नहीं आया? ये उनको पता कैसे नहीं लगा ये इन सब तथ्यों का कि कांग्रेस क्या क्या लुटा बैठी है अब तक। एक दौर था और लंबा दौर था जब 3 प्रमुख सेगमेंट जो हैं वोटर्स के, वो ये माने जाते थे कि ये कांग्रेस के ठुक्कर के साथ हैं। एक ब्राह्मण, दूसरे दलित और तीसरे मुसलमान। जब DS4 बनी काशीराम के नेतृत्व में और बाद में मायावती उनके साथ जुड़ी, तो DS4 का जो अभियान था, जो मुहिम थी, वो कई साल चली और धीरे धीरे फिर DS4 की जगह बहुजन समाज पार्टी बन गई और दलितों ने ये समझ लिया कि हमारे वोट तो लेती है कांग्रेस सभी राज्यों में, पूरे देश में, लेकिन हमारे लिए कर कुछ नहीं रही है। तो वो शिफ्ट हो गए बहुजन समाज पार्टी की तरफ। जो आपके ब्राह्मण थे, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी और अटल और आडवाणी की जोड़ी जो है वो उसने नेतृत्व अपने हाथ में लिया और 96 में आते आते जब अटल जी के नेतृत्व में वो 13 दिन की सरकार बनी, जो ब्राह्मण कांग्रेस के साथ हुआ करते थे वो भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हो गए। इस बीच एक और घटना घटी। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया और उससे मुसलमान इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और वो अलग अलग क्षेत्रीय दलों के पास राज्यों में चले गए, खिसक गए। तो आपके पल्ले में 3 थे, तीनों चले गए, दलित भी, ब्राह्मण भी और मुसलमान भी। तो बचा क्या? और इनके कारनामे, इनकी सरकारों के कारनामे, इनका कुशासन। जब भी कांग्रेस की सरकारें होती है, मुद्रास्फीति की दर 2 अंकों में कैसे पहुंच जाती है और आज वो महंगाई दर, मुद्रास्फीति की दर 2% के आसपास क्यों स्थिर हो गई है? इसका जवाब इनको देना चाहिए। फिर 1971 से, इंदिरा गांधी के समय से ये नारा उछालते आए हैं, गरीबी हटाएंगे। हम कहते हैं गरीबी हटाएंगे, विपक्ष कहता है कि इंदिरा गांधी को हटाएंगे। तो आपने बहुत उल्लू बनाया है इस देश के गरीबों को। गरीबों के कल्याण के लिए अगर किसी आदमी ने वाकई सीरियसली काम किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और ये किसी और के आंकड़े नहीं हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के आंकड़े हैं कि पिछले 11 सालों में 27 करोड़ गरीब गरीबी की रेखा के नीचे से ऊपर आए हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये करते क्या हैं आगे चल करके। जब मोदी जी इनसे जवाब लेंगे तो तब पता चलेगा ना कि इनमें कितना दम है। सर आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे आपने जानकारी दी। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।